हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आरक्षण के बारे में जानेंगे आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों दिए जाते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं एवं आरक्षण के पक्ष विपक्ष में तर्क देखेंगे। साथ ही जानेंगे आरक्षण यह एक वरदान है या अभिशाप है। कहने का मतलब यह है कि आरक्षण देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। आरक्षण कुछ लोगों के लिए उचित माना जाता है, कुछ लोगों के लिए अनुचित माना जाता है। तो आज हम आरक्षण के बारे में पूरा अच्छे से जानेंगे और इससे रिलेटेड सभी आवश्यक चीज़ों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आरक्षण, जिसे इंग्लिश में हम रिजर्वेशन कहते हैं। आरक्षण, जिसे इंग्लिश में हम रिजर्वेशन कहते हैं। रिजर्वेशन मतलब कि आप अपने किसी स्थान को रिजर्व कर रहे हैं, मतलब सुनिश्चित कर रहे हैं। कोई ऐसा स्थान है किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे आपने अपनी सीट को पहले से ही रिजर्व करके रखी है। ठीक है, जैसे कि अब रिजर्वेशन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे कि आप ट्रेन की सीट को रिजर्व करवाते हैं पहले से, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि मैंने अपनी सीट को रिजर्व करवा लिया। कहने का मतलब समय से पहले आपने अपनी सीट को पहले से ही सुनिश्चित करवा ली है और वो सीट अब आपके नाम पे हो गई है, तो ये रिजर्वेशन कहलाता है। रिजर्वेशन कहने का मतलब कि अपना स्थान सुनिश्चित करना, यही आरक्षण का अर्थ होता है। आज के समय में हर एक व्यक्ति हर एक स्थान पे अपना एक खुद का स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। अब वह स्थान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में उसका सुनिश्चित स्थान हो, अस्पताल, सरकारी नौकरी, ट्रेन की सीट या फिर लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव ही क्यों ना हो, हर जगह हम अपना स्थान सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। ये सभी रिजर्वेशन या आरक्षण के अंतर्गत आता है। भारत देश में आरक्षण का मुद्दा वर्षों पुराना है। आरक्षण के नाम पर हमेशा से राजनीति तो होती ही आई है। आज और हर समय, स्पेशली चुनाव के टाइम पे, जब भी चुनावी समय आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो उस समय आरक्षण का मुद्दा काफ़ी अच्छे से उठता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं 2019 में नरेंद्र मोदी के समय पे आरक्षण का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उछला था। ठीक है, तो ये जो आरक्षण का मुद्दा है यह एक राजनीति भी होता गया। देश में आज़ादी से पहले की बात की जाए तो नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग पिछड़े वर्ग की जातियों से आते थे, उन्हें समानता देने के लिए आरक्षण देना शुरू किया गया। वर्तमान समय में भी आरक्षण प्राप्त करने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कई आंदोलन होते रहते हैं। ये सब आरक्षण के लिए होता है। अब जैसे हमने जाना कि आरक्षण होता क्या है। आरक्षण मतलब अपनी सीट को सुनिश्चित करना, और वह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। और ये क्या करता है, हमारे समाज में भेदभाव भी क्रिएट करता है और साथ ही साथ ये विषमताओं को भी दूर करता है, मतलब इनइक्वालिटीज जो होती है उसको दूर करने में मदद करता है। आरक्षण का उद्देश्य क्या होता है, उससे पहले देखते हैं। आरक्षण एक विशेष अधिकार है जो दूसरों के लिए बाधक और ईर्ष्या का कारण बन जाता है। बिल्कुल, आरक्षण एक अधिकार तो है ही जो कुछ लोगों के लिए होता है, लेकिन ये दूसरों के लिए रुकावट और दुश्मनी का कारण भी बन जाता है। लेकिन आरक्षण हमारे समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके बीच में जो इनइक्वालिटी है, इसको दूर करने का एक साधन भी है। भारत में आरक्षण का मुख्य आधार जातिगत ही रहा है। देश में आरक्षण का समर्थन करने वाले विभिन्न आधारों पर आरक्षण की मांग करते रहते हैं। आरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? आरक्षण का उद्देश्य होता है कि जो लोग वंचित हैं किसी चीज़ से, या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पीड़ित हैं, ये सभी लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो लोग सामाजिक, शैक्षिक या आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, कहने का मतलब जिन्हें समाज में बराबरी का हक नहीं दिया जाता है, उन्हें समाज में एक नॉर्मल पीपल की तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या कोई शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है या आर्थिक दृष्टि से वो काफ़ी गरीब है, तो इन सब दृष्टि से क्या होता है कि उन लोगों को समाज में
और सबके बराबर मान सम्मान नहीं मिलता है। तो इसलिए उन लोगों को सार्वजनिक महत्व प्रदान करने के लिए सामान्य लोगों से अलग रखकर उनके लिए कुछ स्थान पहले से रिजर्व या आरक्षित रखे जाते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों लोग एक बराबरी में खड़े हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो पहला लड़का है जो ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, ये हम देख सकते हैं कि इसको हम मान सकते हैं कि ये बंदा उस वर्ग से आता है जिसकी जाति काफ़ी उच्च वर्ग की मानी जाती है। ठीक है, सेकंड जो ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, ये थोड़ा सा इससे नीचे वर्ग का आता है, और उससे नीचे जो पर्पल कलर का टी शर्ट पहना है वो काफ़ी पिछड़े वर्ग की जाति से बिलोंग करता है। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। हालांकि सबको इक्वालिटी मिली है, सब बराबर समाज में है, लेकिन जो छोटा वाला है इसके साथ काफ़ी भेदभाव है। ये समाज में इनके बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, इन तीनों को, ये जो भी वर्ग होते हैं, इन तीनों वर्गों को इक्वलिटी प्रदान करने के लिए इसमें जो सबसे पिछड़े वर्ग का होता है उन्हें कुछ छूट दे देता है, या फिर उनकी कुछ सीट को सुनिश्चित कर देता है, जिससे क्या होता है कि ये समाज में सबके बराबरी का हकदार हो जाता है। और इससे क्या होता है कि एक तो देश की गरीबी मिटती है, और जो देश में भेदभाव होता है वो खत्म होता है। तो ये सब आरक्षण देने से मदद मिलती है। अब हमने ये तो जान लिया है कि आरक्षण है क्या, इसके उद्देश्य भी जान लिया है। साथ ही आप जानते हैं कि आरक्षण का उल्लेख कहाँ पे है और आरक्षण कैसे दिया जाता है और किसे किसे आरक्षण दिया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे भारत का भारतीय संविधान इसमें अल्पसंख्यक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज में आते हैं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज के कुछ वर्ग सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ही मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो किसी न किसी कारण से हमारे समाज से वंचित हो जाते हैं या फिर पिछड़े जातियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है। तो उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कई ऐसे नियम बना के रखे हैं, जैसे सरकारी नौकरियों या फिर शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के समुदायों को सामाजिक स्तर तथा शैक्षिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं उनके पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, और उन कानूनों की मदद से जितने भी सरकारी चीजें हैं या सार्वजनिक या फिर शिक्षा संस्थाओं के पदों तथा सीटों को आरक्षित करके इन लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब कि जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो या सार्वजनिक हो या फिर कोई भी निजी शिक्षा संस्था हो, इन सभी जगहों में इनके कुछ सीटों को पहले से ही रिजर्व कर दिया गया है कि इस कैटेगरी के लोग होंगे तो उन्हें ये सीट प्राप्त की जाएगी, उन्हें ये सीट दी जाएगी। तो यही चीज आरक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये सब उन्हें जो छूट मिलती है वो आरक्षण के द्वारा ही प्राप्त होती है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि जब हम किसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई मार्क्स, कोई भी एग्जाम का क्वालिफाइंग मार्क्स 100 नंबर है, जहाँ पे जनरल कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर कट ऑफ 100 मार्क्स से क्वालिफाई किया जाएगा, वहीं पे SC ST का 10 से 15 नंबर या फिर उससे कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। इतने नंबर के डिफरेंसेस में उनका सिलेक्शन या उनका कट ऑफ क्लियर होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ उन्हें SC और या फिर ST जो कैटेगरी के लोग हैं उन्हें इतनी छूट आरक्षण के द्वारा दी गई है। ऐसा क्यों दिया जाता है उन्हें, इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है फ्रेंड्स क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो सामाजिक स्थिति है उससे काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उन्हें आर्थिक दृष्टि या फिर सामाजिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर समझा जाता है और उन्हें समाज में आत्मसम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। इसलिए इन लोगों को हमारे समाज में ऊंचा लाने के लिए या फिर बराबरी करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आरक्षण समझ में आया होगा। आइए आप देखते हैं आरक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं और उसके प्रकार के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं।
आइए अब जानते हैं आरक्षण के प्रकार। वैसे तो आरक्षण के कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में जानेंगे और उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला है लिंग आधारित आरक्षण, जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि महिला और पुरुष में देखा जाए तो महिलाओं को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसके बावजूद वो इतने प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे आए और उन्हें कोई छूट ना मिले, तो इससे क्या होगा कि कुछ ही महिलाएं सिर्फ आगे आ पाएंगी, सारी महिलाएं बराबरी का हक नहीं प्राप्त कर पाएंगी। अगर हमें महिला और पुरुष दोनों में इक्वलिटी लाना है, जेंडर बेस्ड इक्वलिटी लानी है, तो उसके लिए महिलाओं को कुछ आरक्षण देना जरूरी है। इससे क्या होगा कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और वो मोटिवेट होकर आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक प्रेरणा का काम करेगा आरक्षण। इसलिए कई राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कई प्रकार से कोशिश करती है कि वो महिलाओं को आरक्षण प्राप्त करवाएं। देखें तो महिलाओं को ग्राम पंचायत में आरक्षण और नगर निगम में होने वाले चुनावों में 33% आरक्षण प्राप्त होते हैं। वहीं एक उदाहरण में देखें तो बिहार जैसे राज्य ने ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। इससे क्या होता है, इससे महिलाएं मोटिवेट होती हैं और वो आगे बढ़ने में अपने आप को लाती हैं। अगला है धर्म आधारित आरक्षण। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे धर्म के आधार पर आरक्षण प्राप्त करवाए गए हैं। अगर उदाहरण में देखें तो तमिलनाडु सरकार है, उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें आवंटित किए हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो धर्म के बेस्ड में कुछ धर्म के बेस पे लोग होते हैं जो पिछड़े होते हैं, उन्हें बराबर लाने में मदद करता है। अगला है राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षण। ये तो बहुत ही पॉपुलर है। कई ऐसे राज्य होते हैं जो अपने राज्य के निवासियों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ जैसा राज्य जिसने पहले 80% अपने स्थायी निवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में तो 50% का ही आरक्षण प्राप्त है और बाकी जो राज्य आएंगे उनके लिए फिर आरक्षण नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर चंडीगढ़ में जाओगे आप तो वहाँ के जो निवासी हैं उन्हें पहले 50% लोगों को रिजर्व किया जाएगा सीट पे और बाकी जो 50% होंगे वो आउटसाइडर होंगे या दूसरे राज्य के निवासी होंगे। अगला है जातिगत आरक्षण, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। इस टॉपिक को अभी हम डिटेल में जानेंगे। प्रबंध कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा। ये जो प्रबंध कोटा है यह एक ऐसा कोटा है, कहने का मतलब कि ये फाइनेंशियल पे डिपेंड करता है। अगर आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग हैं, ठीक है, अगर आपको किसी कॉलेज में क्या होता है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो पहले से ही कुछ सीट रिजर्व करते हैं कि अगर उन्हें एक लिमिट से ज़्यादा या फिर जो उन्होंने पैसा नॉर्मल लोगों से कंपेयर किया जाए उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। सपोज दैट कि मैं हूँ, मेरा अभी एडमिशन कहीं नहीं हो पाया, मैं प्राइवेट कॉलेज में गई और वहाँ सीट खाली पहले से नहीं थी, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पैसा लगा के कुछ 10 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा पैसा लगा के मैंने अपना एडमिशन करवा लिया। क्यों वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लगा? क्योंकि वहाँ पे ये प्रबंध कोटा का सिस्टम चल रहा था। प्रबंध कोटा मतलब कि आपके लिए अलग से सीट रिजर्व की जाती है। आप जितना ज़्यादा पैसा देंगे उस हिसाब से आपको वो सीट प्राप्त करवाई जाती है। इनमें जातिगत एवं शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार प्रमुख है, जिसके बारे में हम अच्छे से और डिटेल में जानेंगे। आइए जानते हैं जातिगत एवं शैक्षिक आधार। आरक्षण के बारे में तो हम काफी कुछ जान चुके हैं। देखते हैं जातिगत एवं शैक्षणिक आधार। इसके पक्ष में तर्क देखते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उन्हें आरक्षण का आधार बनाया गया है, इसलिए यह विधि सम्मत है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो लोग पिछड़ी जाति के लोग हैं वो भले ही योग्य हों, भले ही उस कैपेबल हो, सुंदर हो, अच्छे खासे हों, उसके बावजूद वो ऊंची जाति के कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं, उन्हें समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता है।
यहाँ पे ऊंच और नीच जात का डिफरेंसेस आ जाता है। जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं वो कितने भी योग्य हो, कितने भी फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, भले ही सुंदर हो, लेकिन वो ऊंची जाति से कंपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि ऊंची जाति के लोगों की मेंटेलिटी होती है कि वो अभी भी पिछड़े जाति के हैं, ना उनके पास कोई समान व्यवहार करता है उनके साथ। देखा जाए तो मंदिर, विवाह, यज्ञ आदि में ब्राह्मण पंडित को ही बुलाया जाता है, किसी हरिजन पंडित को नहीं बुलाया जाता है। सफाई कर्मचारी आज भी अपना सामाजिक स्तर नहीं सुधार सका, इसलिए आरक्षण का आधार जातिगत ही स्वीकार किया गया है। आरक्षण के आर्थिक विषमता का मुख्य कारण सदियों से दलित और शोषित जातियों के उत्थान की दशा में प्रयास न होना है। मानसिक गुलामी आर्थिक गुलामी की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है। पिछड़ी जाति अथवा अनुसूचित जाति के लोग मानसिक गुलामी के शिकार हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन है कि मानसिक गुलामी आर्थिक गुलामी की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है। भले ही आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपको समाज में वो रेस्पेक्ट ही नहीं मिल रही, आत्मसम्मान ही नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपको काफी ज्यादा ठेस पहुंचेगी, बहुत ज्यादा आपको दुख होगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जो पिछड़ी जाति है या अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें मानसिक रूप से गुलामी से हटाने के लिए क्या किया जाता है, आरक्षण प्राप्त करवाया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में आरक्षण के कुछ रूल्स हैं, जहाँ पे ओबीसी को 25%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और सामान्य लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुल मिला के 59.5% आरक्षण प्राप्त है। जातिगत एवं शैक्षिक आधार के विपक्ष में तर्क देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम जातिगत आधार पर आरक्षण देते हैं, मतलब उनके जातिवाद को और अधिक हम बढ़ा रहे हैं। जब तक जातिगत आधार पर आरक्षण मिलता रहेगा, तब तक ये जात पात इसकी भावना समाप्त नहीं होने वाली है। अगर हमें जात पात की भावना समाप्त करनी है, तो ये आरक्षण सिस्टम को भी समाप्त करना पड़ेगा। जातिगत आधार पर आरक्षण दिए जाने से अयोग्य व्यक्तियों को भी महत्वपूर्ण पद मिल जाते हैं, जिससे कार्य गति बढ़ने की इसके बजाय क्या हो जाता है, कार्य काफी धीरे हो जाता है और प्रशासनिक सेवाओं का स्तर भी गिर जाता है। कई बार क्या होता है कि आरक्षण की वजह से हम इनकैपेबल को भी उस जगह में पहुंचा देते हैं जहां के लायक वो शायद नहीं था। मतलब यहाँ पे 100 नंबर से अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन हमने उसको आरक्षण देकर 80 नंबर से उसे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा दिया, तो इससे क्या होगा, इट मीन्स कि वो जो बंदा है वो उसके एलिजिबल नहीं है या फिर सही से कैपेबल नहीं है कि वो उस कार्य को प्रॉपर वे से कर सके। लेकिन हमने आरक्षण के द्वारा उसे उस पोस्ट तक तो पहुंचा दिया। इससे क्या होगा कि जब वो कार्य करने जाएगा तो कार्य की गति बढ़ने की बजाय घट भी सकती है, और इससे क्या होगा कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसका स्तर भी घट जाएगा। जातिगत आधार को मानकर किया गया जो आरक्षण होता है, इसे इसलिए भी लाभदायक नहीं माना जाता है क्योंकि जो धनी और प्रभावी लोग होते हैं वो लोग ही इस आरक्षण का या ये जो फैसिलिटीज दी गई हैं इसका लाभ सिर्फ वही लोग उठा पाते हैं। लेकिन जिन्हें वास्तव में इस आरक्षण की आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जाति और निर्धन का अंतर बढ़ता जाता है। देखा जाए तो भारत में भी वर्तमान स्थिति इसी के कारण है। समाज में कर्म की महत्ता घट जाएगी और जन्म की महत्ता स्थापित हो जाएगी। ऑब्वियसली वही हो ही रहा है। हमारे समाज में जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव अधिक ध्यान दिया जाता है, उसके कर्म को अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। जहाँ पे कर्म और जात की अगर बात आती है तो लोग जात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ऊंच नीच और भेदभाव को अधिक बढ़ावा देते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हमें अपने समाज में अगर जात पात ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इस सिस्टम को खत्म करने के लिए आरक्षण को भी समाप्त करना पड़ेगा। कौन सा? जातिवाद आरक्षण।
अब देखते हैं कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिए जाते हैं उसके पक्ष में क्या तर्क है। देखिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जो फाइनेंशियली काफी वीकर सेक्शन से आते हैं, वो लोग आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। कई फैसिलिटीज का वो यूज नहीं कर पाते हैं या फिर समाज उनको बराबरी का हक नहीं दे पाता है। इसलिए जो आर्थिक दशा से काफी पिछड़े हुए हैं, उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए, समाज में आत्मसम्मान दिलाने के लिए उनको आर्थिक आधार के बेस पे आरक्षण दिया जाता है। आर्थिक दशा को आरक्षण का मूल आधार मानने वाले अपने समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि प्रधान युग में प्रतिष्ठा एवं अप्रतिष्ठा तथा विकसित एवं पिछड़ेपन का कारण धन ही है। सभी जातियों में धनी और निर्धन लोग होते हैं, इसलिए आरक्षण का सच्चा व न्यायोचित आधार आर्थिक दशा ही होना चाहिए। इसके विपक्ष में देखते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के विपक्ष में मुख्य रूप से यह तर्क दिया जाता है कि यह प्रायः ऊंचे पदों पर ऊंची जाति के लोग ही नियुक्त होते हैं। यदि आरक्षण का आधार आर्थिक दशा को मान लिया जाएगा तो ऊंची जाति के निर्धन लोग भी इन पदों पर पहुंच जाएंगे और इसका रिजल्ट ये होगा कि सामाजिक विषमता या फिर जो सोशल इनइक्वालिटी है और अधिक बढ़ जाएगी। आइए अब जानते हैं आरक्षण के इतिहास के बारे में। वैसे तो आरक्षण का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि ये जो आरक्षण सिस्टम है, ये भारत में वर्षों पुराना या कई हजारों साल पुराना ये सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में भी कई प्रकार से, कई तरह से आरक्षण के इतिहास हैं। लेकिन यहाँ पे हम 1 से 2 पॉइंट में समझेंगे आरक्षण के इतिहास के बारे में। सबसे पहले है, भारत देश में आरक्षण का इतिहास देश की आजादी से भी पुराना है। सर्वप्रथम आरक्षण की मांग वर्ष 1882 में विख्यात समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत सभी लोगों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार की नौकरियों में आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। 1942 में भारत में संविधान में विशेष योगदान देने वाले B.R. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग को भी रखा था। एक और पॉइंट है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उसके अंतर्गत एक और प्रावधान रखा गया था, जिसमें बोला गया था कि 10 वर्षों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजातियां होंगी उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। और इसमें ये बोला गया था कि हर प्रत्येक 10 वर्षों के बाद इसमें संशोधन करके इसे बढ़ाया जा सकता है या फिर समाप्त किया जा सकता है। ओके, आरक्षण को अब कुछ संवैधानिक आधार पर जानते हैं। भारत में संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है और संविधान की धारा 15(4) में अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लिए जातिगत आधार पर कुछ विशेष सुविधाओं और अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों तथा लोकसभा व विधानसभाओं में निर्वाचित होने के स्थान सुनिश्चित किए गए थे। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था और जरूरत पड़ने पर इसे 10-10 वर्षों में, प्रत्येक 10-10 वर्षों की जो अवधि होगी उसमें बढ़ाया जा सकता है। वैसे 2019 में जब इसका 10 वर्ष समाप्त हो रहा था तब नरेंद्र मोदी ने उस समय चुनाव जीते थे, तो उन्होंने 10 वर्ष बढ़ाकर उस 10 वर्ष में आरक्षण सिस्टम को ना खत्म करने के बजाय उन्होंने 2026 तक इसे बढ़ा दिया। तो अब ये आरक्षण सिस्टम जो होगा ये 2026 तक चलेगा। उसके बाद जो सरकार आएगी वो चाहेगी तो इसे समाप्त कर देगी और नहीं चाहेगी तो इसे अगले 10 वर्षों में आगे बढ़ा देगी। ओके,
अब देखते हैं आरक्षण के कंक्लूजन। भारत में आरक्षण को जिस प्रकार का राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है, वह इसकी मूल कल्याणकारी भावना पर ही घातक चोट पहुंचा रहा है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाकर जो शोषित एवं दलित वर्ग लोग हैं, इनका उत्थान करना था। लेकिन आज जाति भेद को प्रोत्साहन देकर जाति विद्वेष की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखा जाए तो आरक्षण के दो पहलू हैं। इसे हम सही भी मान सकते हैं और गलत भी मान सकते हैं। पर आरक्षण को एक बुराई नहीं समझा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरक्षण से समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। आरक्षण को और अधिक पारदर्शी तरीके से लागू किए जा सके, इसके लिए हमें कुछ निर्धारित लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। और जो अनारक्षित है, कहने का मतलब जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है, उन्हें इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जिन्हें आरक्षण प्राप्त हो रहा है वह पिछड़े वर्ग से हैं, वो सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं और उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए, जिससे वो उनका समर्थन करें। लेकिन अगर देखें तो आरक्षण के एक नेगेटिव पहलू भी है, जहाँ पे जिन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी आरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा जरूरत है सरकार को अपने कानून को प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आरक्षण सही है या गलत। अपना तर्क हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।